हेलो एवरीवन, आई एम संजीव कुमार, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। आज मैं आपके सामने क्लास 10th बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा फिजिक्स में, जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले उस न्यूमेरिकल करने से पहले थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि सपोज दैट करंट के बारे में आपकी बात की जाए तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम, means I equals to Q by में T। ओके, I equals to Q by में T, जहां पे Q क्या है? हमारा चार्ज है, T क्या है सर? टाइम है, और करंट क्या है? I। तो डिफिनेशन अगर आए तो कैसे लिखोगे आप? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। अगर बात की जाए SI यूनिट की, SI यूनिट ऑफ करंट वो होता है हमारा एम्पियर। ठीक है, ए से डिनोट करते हैं पहले बच्चों। ओके, तो अब हम डिफाइन करेंगे कि ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में सबसे पहले जानें कि ओम्स लॉ क्या होता है। देखना जरा, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है कि कोई भी कंडक्टर है सर, अगर इसके अलॉन्ग हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, डेल्टा वी समझते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी अप्लाई करते हैं, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा उस कंडक्टर के अराउंड करंट होगा। ओके, क्या है ओम्स लॉ? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर वगैरह क्या रहना चाहिए सर? कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ क्या है? डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। अब यही प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, सपोज इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है? आई, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू आता है हमारा आई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर। तो यहाँ से आता है ओम्स लॉ, डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर। अगर तुम एक साइड का पोटेंशियल जीरो कंसीडर कर रहे हो, एक साइड का वी कंसीडर कर रहे हो, और एक साइड का जीरो, तो यहाँ क्या आ जाएगा? वी माइनस जीरो इक्वल्स टू आई आर। तो वी बराबर आता है आई आर। ठीक, तो कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल हम ट्राई करते हैं पहले। जैसे कि अगर सपोज दैट तुमको कोई रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम का, और इसके अलॉन्ग कोई बैटरी लगी हुई है सपोज दैट 5 वोल्ट की। अगर पूछा जाए कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, तो देखो कैसे निकालोगे? तो तुम्हें पता है, सीधे सीधे ओम्स लॉ लगा देंगे यहाँ पे, V इक्वल्स टू आई आर। V की वैल्यू देखी 5, I निकालना है, और R कितना देखा है? 10। तो I बराबर कितना आ जाएगा? 5 बाई में 10, कैंसिल आउट हो जाएगा 1 बाई 2, मतलब I इक्वल्स आ गया 0.5 एम्पियर। ओके, इस ग्राफ की बात करें बच्चे, ग्राफ कैसा होता है? तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे V वर्सेस I में, V इक्वल्स टू आई आर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे V वर्सेस I में, तो आप देखो जरा, y इक्वल टू mx से कंपेरिजन कराओ उधर में, y इक्वल्स टू, अच्छा इसको ऐसा कर दो, v इक्वल्स टू r i, ऐसे भी कोई फर्क नहीं आएगा। तो y बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे mx, y बराबर लिख सकते हैं mx। ओके, तो यहाँ पे आप देखो y एक्सिस क्या है? पोटेंशियल है, बिल्कुल सर, और x एक्सिस क्या है? करंट है, बिल्कुल सर। तो बाकी जो बचा क्या? m क्या है? स्लोप, m क्या है? स्लोप। ठीक है, स्लोप मतलब tan थीटा, यहाँ tan थीटा क्या है? r के बराबर। तो इसका स्लोप कैसा आया? कांस्टेंट आया, रेजिस्टेंस के बराबर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर r इज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, तो देखो यहां देखो कैसी लाइन आएगी? स्ट्रेट लाइन। ओके, क्योंकि r तुम्हारा कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो अगर इससे स्लोप पूछा जाए कि इसका स्लोप कितना है, तो कई बार आपसे पूछ लेता है स्लोप, तो स्लोप कितना है भाई इसका? और यहाँ पे अगर थीटा है, स्लोप r के बराबर होगा। ओके, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ होगा। और इसी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से कहेगा कि V वर्सेस I का ग्राफ है, दो वायर के लिए, वायर A और वायर B।
तो बताइए इसमें किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ए वाले वायर का कि बी वाले वायर का। तो देखो इसको कैसे पता लगाएंगे, तो आपको पता है स्लोप क्या है, tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू r। और प्यारे बच्चे आपको ये बता दूं, अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। ओके, जैसे कि सपोज दैट दे रखा है थीटा 0 पे tan 0 की वैल्यू 0, और थीटा सपोज दैट दे रखा है 30 डिग्री, तो थीटा अगर दे रखा है 30 डिग्री तो क्या हो जाएगा, 1 tan थीटा इक्वल्स हो जाएगा 30 डिग्री 1/√3। तो वैल्यू इस हिसाब से बढ़ती है, जैसे जैसे 0 से 30 हो गया थीटा, वैसे वैसे tan थीटा की वैल्यू भी लगातार बढ़ेगी। कहने का मतलब अगर एंगल बढ़ेगा, यहां से एंगल बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा। अगर बात की जाए यहाँ पे थीटा ए और इसकी बात की जाए थीटा बी, तो आपको यहां से साफ साफ दिख रहा है कि सर थीटा बी जो है बड़ा है थीटा ए से। ठीक है, तो एंगल अगर ज्यादा है तो यहाँ पे tan थीटा स्लोप भी ज्यादा होगा सर, tan थीटा बी ग्रेटर देन tan थीटा ए। तो यहां से क्या आ जाएगा, आर ए ग्रेटर सॉरी आर बी ग्रेटर देन आर बी ग्रेटर देन आर। तो यहां से हमें पता लगता है कि बी वाले का जो रेजिस्टेंस होगा ए वाले से रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा। ओके, और बात की जाए सपोज दैट कि ग्राफ को उल्टा कर दिया हमने, तो ग्राफ को उल्टा कर दिया, देखो कैसे किस हिसाब से होगा। मान लो कि मैंने ग्राफ दे दिया गया आपको आई वर्सेस वी का, आई वर्सेस अगर वी का ग्राफ दिया गया है तो इसमें बताओ जरा क्या होगा। देखो पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग जाओ, v इक्वल्स टू क्या है आई आर, अब की पाई सर y एक्सिस पे क्या है i है। ठीक है, तो i को एक तरफ रखो बाकी सबको उधर भेजो, तो i बराबर क्या आ जाएगा सर यहाँ पे v बाई में r। बिल्कुल सही सर, इसको हम क्या लिख सकते हैं i इक्वल्स टू 1 बाई r इंटू में v। ओके, अब तुम क्या करो, इसको कंपेरिजन कराओ जरा, i इक्वल्स टू 1 बाई r इंटू में v। अगर y इक्वल्स टू mx से कंपेरिजन कराऊं सर, तो बच्चे ध्यान से देखोगे कि y एक्सिस पे क्या है i है और x एक्सिस पे क्या है v है, और जो बाकी बचा स्लोप, तो यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा 1 बाई r। तो याद रखना जैसे ग्राफ पलट दिया गया वैसे स्लोप भी क्या होगा, उल्टा हो गया। पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस r था स्लोप, अब यहाँ पे ग्राफ जैसे उल्टा किया आपने, एक्सिस उल्टी की, इस हिसाब से स्लोप भी उल्टा हो जाए। जैसे कि पहले स्लोप क्या था tan थीटा इक्वल टू r, आपकी बारी क्या आएगा tan थीटा, आपकी बारी tan थीटा आएगा 1 बाई r। जो स्लोप आया tan थीटा प्यारे बच्चों क्या हो गया 1 बाई r। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना, आपको देखना है कि v वर्सेस i का ग्राफ है सर कि i वर्सेस v का ग्राफ है, इस बात को खास तौर पर ख्याल। तो v वर्सेस i में जो स्लोप आता है रेजिस्टेंस के बराबर होता है, और i वर्सेस v में प्यारे बच्चों जो ग्राफ आता है वो हमारे किसके बराबर होता है 1 बाई r के बराबर होता है। ठीक है, और जैसे कि अब देखो इसमें कुछ न्यूमेरिकल बना सकता है, सपोज दैट देखना, जैसे कि दे देगा आपको, दे देगा 3 वायर है, i वर्सेस v है 3 वायर, वायर 1 वायर 2 वायर 3, कह देगा किसका रेजिस्टेंस, कौन सी वायर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो आप कंफ्यूजन मत आ जाना कि तुरंत आप कह दो कि सर इसका स्लोप ज्यादा है तीसरे वाले का तो इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, सवाल हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि आपने एक्सिस को वेरीफाई किया नहीं। तो एक्सिस पहले से देखो यहाँ पे क्या है i वर्सेस v, तो i वर्सेस v में जो स्लोप होता है सर tan थीटा इक्वल्स टू होता है 1 बाई r। क्या मतलब, तो r बराबर क्या जाएगा 1 बाई tan थीटा। तो गौर करना, जिसके लिए स्लोप ज्यादा उसके लिए रेजिस्टेंस कम है ना, तो मतलब जिसके लिए थीटा ज्यादा उसके लिए tan थीटा ज्यादा पर उसके लिए रेजिस्टेंस कम। तो बात की जाए यहाँ पे थीटा 3, इस वाले थर्ड वाले के लिए थीटा 3 क्या है, बड़ा है थीटा 2 से, और बड़ा है ये थीटा 1 से। ठीक है, और tan थीटा भी सर बड़ा ही होगा, तो tan थीटा 3 ग्रेटर देन tan थीटा 2 ग्रेटर देन tan थीटा 1। तो यहां से रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका इन्वर्स में tan थीटा ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, मतलब कि R3 लेस देन R2 लेस देन R1। तो इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में बच्चे आ सकते हैं।
तो ध्यान देना, है ना। और किस तरीके के सवाल आ सकते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस के बारे में। मान लो कोई वायर है, ठीक है, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज दैट ए है, वायर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, और लेंथ क्या है, एल है, और इस मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो है रो। अच्छा, तो यहां से बच्चे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है। जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। लेंथ जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। जब प्यारे बच्चे इनको दोनों कंबाइन किया गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, तो यहां पर क्या आता है, तो r को कंबाइन करो, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l बाई a। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं रो। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टिविटी होता है रो, जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है ना। अब इसमें देखो कैसा सवाल आ सकता है कि सपोज दैट लेंथ को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, लेंथ को हाफ कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, इस टाइप के सवाल देखो आ सकते हैं। तो सपोज दैट कुछ ऐसी वायर है जिसका रेजिस्टेंस स्टार्टिंग दे रखा है R इक्वल्स टू रो L बाई में A, है ना, और कह दिया गया कि वायर की लेंथ को स्ट्रेच करके 2 टाइम्स कर दिया। अब रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा, तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे, स्ट्रेच टू डबल ऑफ इनिशियल लेंथ, देन फाइंड न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर पूछा है आपसे, तो कैसे निकालेंगे, जब स्ट्रेच कर दिया गया, सपोज इसका लेंथ बढ़ गया, मान लो एल हो गया, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखो वेरी कर जाएगा। जब खींचोगे किसी मटेरियल को, जैसे आटे की लोई हो गई, आटे की लोई को जब आप खींचोगे तो साइड साइड से क्या हो जाएगी भाई, पतली हो जाएगी, वो भी वेरी कर जाएगी। तो हमें पता नहीं कितना हो जाएगा इनिशियल कंपेरिजन में, तो हमने मान लिया बच्चे ए डैश। अब देखो मटेरियल नहीं बदला, ऐसा नहीं कि भाई आयरन को आपने खींचा गोल्ड बन गया, है ना, तब तो ऐसे बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं आप लोग, ऐसा नहीं, ठीक है। मटेरियल नहीं बदलेगा तो रेजिस्टिविटी भी वही सेम रहेगी, तो मतलब रेजिस्टिविटी दूसरा बदलेगी। अगर अब रेजिस्टेंस की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो R डैश बराबर क्या लिखोगे, रो L की जगह L डैश आ गया है, और क्रॉस सेक्शन एरिया की जगह A डैश आ गया है ना। तो देखना जरा यहाँ क्या आ जाएगा, R डैश इक्वल टू रो, तो रो रहेगा, और L डैश की जगह क्या आ जाएगा, लेंथ को हमने कर दिया है ट्वाइस 2L, और एरिया A डैश देखो। अब A डैश कैसे निकालेंगे, एरिया निकालना बहुत टफ है, कैसे निकाला जाएगा। तो एक चीज आप याद रखो कि जो वायर का वॉल्यूम है वो क्या सेम रहेगा, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है, एरिया इनटू लेंथ, फाइनल वॉल्यूम क्या है, एरिया ए डैश लेंथ एल डैश। तो ए इनटू एल बराबर एरिया ए डैश निकालना है, और एल डैश कितना है, 2 टाइम्स ऑफ एल, तो यहाँ एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो ए डैश क्या आ गया, ए बाई में 2 आ गया सर। यहाँ क्या क्या, ए बाई में 2, इधर डिवाइड कर जाएगा, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर डैश कितना हो जाएगा, 2 टू जा 4 रो एल बाई में ए। अच्छा, रो एल बाई में ए क्या है, क्या आर के बराबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आर डैश आ गया 4 गुना हो गया, ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स हो गया। अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए स्ट्रेच करके, तो रेजिस्टेंस भी कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को खास तौर पे ख्याल रखना, आप डबल मत कर देना, ये सोचना कि हाँ लेंथ को डबल कर दिया गया तो स्ट्रेच करके वो डबल हो गया, ठीक है, वो केस अलग होता है। तो और देखो कुछ सर्किट वाले न्यूमेरिकल्स, जैसे कि मान लो दिया गया रेजिस्टेंस यहाँ पे,
10 ओम, इधर दिया गया 10 ओम, इधर दिया गया 3 ओम, इधर दिया गया 6 ओम, और सपोज दैट 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, और पूछ दिया जाए आपसे कि टोटल करंट बताओ और 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल बताओ, क्या देगा? फाइंड टोटल करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस along 3 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ लो आपसे इतना करना क्या है, तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। अच्छा, टोटल करंट निकालने के लिए पहले तुम्हें पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चे देखो ये दोनों किसमें पैरेलल में, तो इनको साइड में निकालो। 1/RP इक्वल्स हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 6। यहाँ 6 टू जा सॉरी 3 टू जा 6 प्लस 1 3/6 1/RP। यहाँ प्यारे बच्चे RP क्या आ जाएगा? 2। यहाँ पे आ गया 2। तो R इक्विवेलेंट की बात करें, जो R इक्विवेलेंट आया, अब देखो ये क्या आ जाएगा? एक सीरीज में और इनका भी क्या हो जाएगा? सीरीज में। देखो गौर करो, इसका तो 2 आ गया 2 ओम है ना, और इसका कितना आया? 10 ओम। तो ये कितना आया? 20 वोल्ट। तो अब देखना जरा, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12। आर्गुमेंट कितना आ गया? 12 ओम। तो यहाँ से V को अगर I आर्गुमेंट आप लगाओगे तो V की वैल्यू में 20 और करंट ये कितना आ जाएगा? 12। तो कितना आ जाएगा? I बराबर 20 बाई में 12। अगर 4 से काटूं, 4 5 जा 20 और 4 3 जा 5/3 एम्पीयर क्या आ जाएगा? आपका टोटल करंट आ जाएगा। अब बात रही कि इसके अलावा आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो देखो गौर करो, अगर करंट की बात करें सर, करंट तो सीधा इसमें गया इधर साइड। अगर करंट पता है तो इसके अलावा हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं 2 ओम के अलावा। तो 2 ओम के अलावा कितना होगा? इसके अलावा मान लो V2 कितना होगा? I इंटू R। I कितना है? 5/3 और R की वैल्यू कितनी है सर? 2 10/3। मतलब इस पॉइंट के अलोंग पोटेंशियल आया 10/3 वोल्ट। 10/3 वोल्ट। तो सेम इसी तरीके से देखना, जैसे ये दोनों पॉइंट है, इनका आर इक्विवेलेंट, जैसे कि ये दोनों पॉइंट है, इनका आर इक्विवेलेंट क्या है? 2 आया। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल अगर 10/3 है तो दोनों के क्रॉस क्या होगा? 10/3। इसके क्रॉस भी 10/3 वोल्ट होगा और इसके क्रॉस भी 10/3 वोल्ट होगा। ठीक है, तो यहां से आप पोटेंशियल निकालना चाहो 3 ओम के अलोंग, मान लो सॉरी पोटेंशियल की तो पूछा था, तो पोटेंशियल क्या होगा? 10/3 आएगा इसके अलोंग। देखा इक्वली क्या हो गया? डिवाइड हो गया 10/3 क्योंकि दोनों का लॉन्ग 10/3 है ना, तो पैरेलल पोटेंशियल तो बराबर ही होगा। तो कितना आ गया आंसर हमारा? 10/3। तो 3 का लॉन्ग कितना आ गया हमारा? 10/3 वोल्ट इज पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल स्तर पढ़ते हैं। सपोज दैट आपको 3 रेजिस्टेंस दे रहा है, उनको सर्किट में अरेंज करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं आपको। रेजिस्टेंस है 3, इक्वल रेजिस्टेंस मानो कहते 3 ओम 3 ओम 3 ओम। कहते कि इस तरीके से अरेंज करिए कि तीनों का सम क्या आ जाए? 9 आ जाए। तीनों का इक्विवेलेंट क्या आ जाए? 9 आ जाए। तो आपको पता सीधे सीधे अगर इनको सीरीज में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 3 ओम 3 ओम 3 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया अपना? 3 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा? 9 ओम। बिल्कुल सही सर। अच्छा, और सपोज दैट कुछ ऐसा कहता है कि मान लो कि कुछ इस तरीके है कि
ऐसा अरेंजमेंट करो ताकि आर इक्विवेलेंट क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो देखो क्या करेंगे, फॉर आर इक्विवेलेंट 2, तो गौर करना इसको कैसे किया जाए। देखो ऐसे, यहाँ क्या आ गया 3, यहाँ पे क्या आ गया 3, और इसके पैरेलल में अगर एक को मैं जोड़ दूं तब देखो क्या आता है 3 ओम 3 ओम 3 ओम। अब ये दोनों देखो किसमें है, सीरीज में है, क्या आ गया 6 ओम, और इसके नीचे क्या आ गया सर 3 ओम। अब देखो जरा इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1 बाई आर इक्विवेलेंट 1/6 प्लस 1/3, क्या हो जाएगा 6 1 प्लस 2 3/6, 3 2 जा 6 1/2, यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 ओम। ठीक है, तो ऐसा सवाल देगा, आपको कहेगा 3 इक्वल रेजिस्टेंस है 3 3 ओम के, उनको सर्किट अरेंजमेंट कैसा किया जाए ताकि आर इक्विवेलेंट कितना है 9 ओम, और सर्किट अरेंजमेंट कैसा किया जाए ताकि आर इक्विवेलेंट कितना आए हमारा 2 ओम। तो इस तरीके से आप अरेंजमेंट करेंगे ताकि हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, अच्छा एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मान लो एक वायर है जिसका लेंथ L है और रेजिस्टेंस क्या है R है, इससे बनाया गया एक स्क्वायर बनाया गया है ना, ABCD स्क्वायर बनाया गया, और आपसे कह दे फाइंड RAC RAB और RDB, ये निकाल लेते हैं। RAC मतलब कि A और C के अलॉन्ग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, RAB मतलब A और B के अलॉन्ग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और RDB क्या मतलब कि D और B के अलॉन्ग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जिसके अलॉन्ग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को कहे तो आप क्या करेंगे, उसके अलॉन्ग बस प्यारे बच्चे एक बैटरी कनेक्ट कर दो और आर इक्विवेलेंट निकाल दो, सिंपल। तो देखो जैसे कि वायर की लेंथ R था और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, इस तरीके से मोड़ा एक स्क्वायर बनाया। अगर देखो R इक्वल क्या होता है रो L बाई में A, अगर A कांस्टेंट है, रो तो कांस्टेंट है ही सर, तो लेंथ को अगर तुम डिवाइड करोगे तो रेजिस्टेंस भी उसी हिसाब से वेरी करेगा, घटेगा। जैसे कि L/4 किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा R/4। तो यहाँ देखो 4 पार्ट में वाल में डिवाइड करके स्क्वायर बनाया, ठीक है। तो लेंथ कितना हो जाएगा L/4 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 L/4, तो रेजिस्टेंस उस हिसाब से क्या हो जाएगा R/4 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 R/4, बिल्कुल सर। अब देखो जरा इनको कंबाइन करो। अब देखो क्या पूछा सबसे पहले RAC E और C, तो A और C के अलॉन्ग बैटरी लगाओ, E और C के अलॉन्ग देखो कुछ इस तरीके से बनाओ इसको, फॉर RAC ये क्या हो जाएगा एक रेजिस्टेंस की तरह, जिसका रेजिस्टेंस है R/4, ये भी क्या हो जाएगा R/4, और ये भी क्या हो जाएगा R/4, और ये भी क्या हो जाएगा R/4, ठीक है। तो इसमें हम बैटरी जब कनेक्ट करो AB इमेजिनरी बैटरी ऐसे। अब गौर करो करंट देखो अगर इधर से जाएगा तो करंट इधर डिवाइड हो जाएगा इसमें और इसमें, ठीक है। इक्वली डिवाइड होगा क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल है, तो मतलब ये दोनों सीरीज में और ये दोनों किसमें सीरीज में, और आपस में किसमें पैरेलल में। तो इन दोनों का सीरीज देखो क्या होगा, देखना जरा मैं इधर कर दे रहा हूं। तो R/4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा R/2 हो गया इधर R/2, और इसका भी इसका क्या हो गया R/2। ये पॉइंट क्या है A और ये क्या है C। अब ये दोनों किसमें पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो RAC क्या है 1/RAC 1/R/2 मतलब 2/R,
प्लस 2/r, कितना हो जाएगा, बेस सेम है तो 4 में r, तो r इसी कितना आ गया अपना, r में 4, r इसी कितना आ गया, r/4, ठीक है। सर ए बी, जो कि बोर्ड का पिछले साल का ही सवाल है, कुछ इस तरीके से सवाल आया था, ओके। तो आर ए बी बच्चे देखो क्या होगा, तो आर ए बी अगर आप निकालना चाहोगे तो कैसे होगा, देखो एक तो ऊपर वाली वायर का रेजिस्टेंस r/4 और नीचे वाली वायर का r/4, इसका r/4, इसका r/4, और ए और बी के अलॉन्ग क्या है कनेक्टेड, आपके बैटरी कनेक्टेड है ए और बी के अलॉन्ग। तो देखो अब इसके अलॉन्ग बैटरी कनेक्ट करोगे आप कुछ इस तरीके से, तो करंट जाएगा ये देखो इसके लिए सीरीज में, और जो इसका आर इक्विवेलेंट आएगा इसके साथ कैसा होगा, पैरेलल में, तो क्या आएगा r/4 प्लस r/4, ओवरऑल कितना कैसा हो जाएगा, 3r/4 से सीधा सीधा ऐड करेंगे, ऊपर कितना आ गया, r/4, ठीक है, ए और बी, तो आर ए बी कितना आ जाएगा, तो दोनों पैरेलल में 1/r/ab आएगा हमारा 1 दिस, तो 4 में r हो जाएगा, और इसका उल्टा 4 में 3r, ठीक है, सिंपल। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आ जाएगा, 12r, और इसका कितना आ जाएगा, प्लस 4r में 3r², तो 16r में 3r², r से कैंसिल, तो आर ए बी का वैल्यू आ गया हमारा 3r में 16, ठीक है। तो यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपको अच्छे से तैयार करके जाने हैं। तो अगला चैप्टर जो भी है मैग्नेटिज्म हो गया या तो लाइट हो गया, उसको हम कल बताएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।